नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट। आज हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे संपूर्णतया। यहां से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, अर्थात जहां जहां से भी प्रश्न आते हैं हम सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। जिसमें कि यहाँ पर समायोजन, उसके हम प्रकार की भी बात करेंगे, और युक्तियां यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम सारे प्रश्नों से संबंधित आज क्वेश्चन अर्थात जो जहां से क्वेश्चन आता है हम सारी चीजों को एकत्रित करने की चेष्टा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल अगर हम समायोजन की बात करेंगे, अगर हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे, हम एडजस्टमेंट क्यों कहें, किसको कहें, कैसे कहें, तो एक सिंपल भाषा में समझिए कि हम समायोजन किसे कहें तो मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक, क्या शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में जब हम समावेशित करते हैं, हम अनुकूलित करते हैं, जब हम अपने आप को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से, चाहे वो स्थान के लिए हो, वातावरण की दृष्टिकोण से हो, परिस्थितियों के दृष्टिकोण से हो, व्यक्ति के दृष्टिकोण से हो या अन्य दृष्टिकोण से हो, जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपना संतुलन का निर्माण करते हैं, अर्थात संतुलन बनाते हैं, किसके साथ, परिस्थितियों के साथ, वातावरण के साथ, लोगों के साथ, स्थान के साथ या कहीं और, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अब समायोजन जब कहते हैं तो कुसमायोजन भी बहुत सारे कई बार पूछ लिया जाता है। तो कुसमायोजन क्या है, तो जब कभी भी व्यक्ति के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित या उसको अनुकूलित नहीं कर पाता है या संतुलन नहीं बिठा पाता है, हम उसको कुसमायोजन कहते हैं। अब सीधे हम उसके प्रकार पर चलते हैं कि समायोजन के जो प्रकार हैं, मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे मुख्य तौर पर यहां पर दो प्रकार होते हैं। एक पहला प्रकार है तो आपका वैयक्तिक और दूसरा है सामाजिक। पहला प्रकार है वैयक्तिक समायोजन, दूसरा प्रकार है सामाजिक समायोजन। तो वैयक्तिक समायोजन क्या है, जब हम खुद के लिए खुद से हम समायोजन होने की कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब कोई भी चीज हमारे मन में चल रहा है, अब हम क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, कब करें, ये सब सारी चीजों का संघर्ष जब हम अपने आप में खत्म करते हैं या उन परिस्थितियों के साथ हम समायोजन बिठाने की हम अपने आप से कोशिश करते हैं, वो वैयक्तिक समायोजन होता है। जैसे हम सीटेट की परीक्षा दें, हम नेट की परीक्षा दें, हम डीएसएससी की परीक्षा दें, DSSC की परीक्षा दें, हम KBS की परीक्षा दें, हम किसकी परीक्षा दें, जब हम इसमें मानसिक संघर्ष रूप से चल रहा है। अब मानसिक संघर्ष, अब एक ही 2 दिन के अंतराल में 2 परीक्षाएं हैं, एक बहुत दूर है, एक बहुत दूर है। अब हम कैसे उसमें समायोजन बिठाने की कोशिश करेंगे, तो हम जब उसमें समायोजन बिठाने की कोशिश करते हैं कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसको प्राथमिकता देंगे, एक को हम छोड़ सकते हैं जो हमारे लिए उतनी प्राथमिक नहीं है, हम उसको छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के समायोजन में उस प्रकार के समायोजन जो होते हैं वो वैयक्तिक समायोजन होते हैं, अर्थात अपने आप से हम क्या करते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं। उसमें हम अपनी इच्छाओं के साथ, हम अपनी रुचियों के साथ, अभिप्रेरणाओं के साथ, बहुत सारे या स्थान विशेष के साथ जब हम क्या करते हैं, संतुलन बिठाने की कोशिश करते हैं। फिर सामाजिक समायोजन क्या है, तो हम जब दूसरों के साथ, इसमें हम खुद के साथ थे, इसमें हम जब दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम चाहे वो हम अपने रिश्तों के साथ, हम अपने संबंधों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ, हम अपने दोस्तों के साथ, किसी स्थान विशेष के साथ, किसी परिस्थितियों के साथ, किसी स्थान विशेषियों के साथ या वातावरण परिस्थितियों के साथ, अलग अलग प्रकार की चीज़ों में जब हम क्या करते हैं, उसको संतुलित या समायोजित होने की कोशिश करते हैं, अनुकूलित होने की कोशिश करते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो सामाजिक समायोजन उसको हम कहते हैं।
अब उसके कुछ भिन्न प्रकार भी हैं। किसके? एडजस्टमेंट के कुछ अन्य प्रकार को हम ले लेते हैं। कुछ अन्य प्रकार जो हैं, इस अन्य प्रकार में मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो 3 प्रकार हैं। अर्थात सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं समायोजन। तो सामान्य रूप से जब 3 प्रकार के होते हैं तो एक पहला होता है रचनात्मक, फिर दूसरा है मानसिक मनोरचना, और तीसरा है स्थानापन्न। अब ये 3 प्रकार के यहां पर मतलब सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट के अर्थात समायोजन के 3 प्रकार माने गए हैं। अब ये रचनात्मक समायोजन क्या है, मानसिक समायोजन क्या है, स्थानापन्न समायोजन क्या है, आप 1 मिनट में सारा कुछ समझ लीजिए। रचनात्मक वो कार्य है जो कि हम अपनी रचनात्मकता के, हम अपनी सृजनात्मकता के बल पर, हम अपनी कला के बल पर हम परिस्थितियों से सामंजस्य या अनुकूलन बनाने की कोशिश करते हैं या संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। मानसिक मनोरचना क्या है? तो मानसिक मनोरचना में आप देखेंगे कि हम अपने गलत आदतों को, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छे परिणाम में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक मनोरचना समायोजन कहते हैं। स्थानापन्न किसको कहते हैं? अब जब हम अपनी गलती को किसी और पर थोपने का प्रयास करते हैं, उसको हम स्थानापन्न समायोजन करते हैं। जैसे अगर किसी परीक्षा में हमें सफलता नहीं मिली तो हम किसी दूसरे को ऑब्लिगेट कर देते हैं कि अरे वो शिक्षक अच्छे नहीं थे, अरे वो परीक्षाएं क्या हो गई तो पोस्टपोन हो गई थी, ये कोरोना काल आ गया था, ये दुनिया भर का बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो एक्सक्यूजेज हैं, हम अर्थात उसको क्या करते हैं? दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं। वो क्या है? स्थानापन्न समायोजन है। अब हम इसकी युक्तियों की हम बात करेंगे। अब जब हम इसकी युक्तियों की बात करेंगे तो हम इसकी युक्तियों को हम देख लेते हैं। किसको? तो समायोजन की युक्तियां। अब इस समायोजन की युक्तियों को हम देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसमें 2 प्रकार की युक्तियां होती हैं। एक होती हैं प्रत्यक्ष युक्तियां, दूसरा होती हैं अप्रत्यक्ष युक्तियां। अब प्रत्यक्ष युक्तियां क्या हैं, अप्रत्यक्ष युक्तियां क्या हैं, इसको आप समझिए कि प्रत्यक्ष युक्तियां मुख्य रूप से चेतन मन से संबंधित है। अर्थात जब भी हम अपने चेतन मन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी बाधा के आने पर हम उसके साथ अनुकूलित हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, अपने आप में संतुलन बिठा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष युक्तियां कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 प्रभेद माने गए हैं। इसमें 4 प्रभेद में तो बाधा को हटा लेना, दूसरा है अन्य उपाय की खोज करना, तीसरा है लक्ष्य का प्रतिस्थापन, और चौथा है व्याख्या करके निर्णय लेना। अब समझिए इसको। ये मुख्य तौर पर प्रत्यक्ष युक्तियां क्या हैं? मैंने अभी बताया था कि प्रत्यक्ष वो युक्तियां होती हैं जो कि हमारे चेतन मन से संबंधित है, वास्तविक मन से संबंधित है, यथार्थ से संबंधित है, जिन चीजों को मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमें हमारे पास आता है, तो उसको जब हम उस बाधा को हटा लेते हैं या उसके साथ हम समायोजित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या प्रत्यक्ष युक्तियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते पर चल रहे हैं। अब रास्ते पर चल रहे हैं, एक बड़ा सा पत्थर हमारे रास्ते पर आ गई। अब आ गया एक पत्थर रास्ते पर, तो हम क्या करेंगे? उस पत्थर को पार तो कर नहीं सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि हम क्या कर देंगे? उसको हटा देंगे, रास्ते से हटा देंगे। तो रास्ते से हटा देंगे तब भी हम क्या करेंगे? अपने सहज रूप से अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं?
तो अन्य उपाय की खोज करना। अब रास्ते पर यहाँ पर पत्थर है तो हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हम यहाँ से हो करके फिर अपने स्थान विशेष पर जहाँ पर जाना है वहाँ पर चले गए। तो ये क्या हो गया, तो अन्य उपाय की खोज कर लिए हम। फिर लक्ष्य का प्रतिस्थापन। लक्ष्य का प्रतिस्थापन क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मैंने एक प्लान बनाया है कि मुझे शाम को खेलना है, अब मुझे शाम को क्रिकेट खेलना है, तो शाम हुई। अब शाम के समय में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। अब तेज बारिश होने लगी तो उस समय में तो हम खेल नहीं सकते हैं क्रिकेट। तो हम क्या किए कि एक इंडोर गेम का आयोजन कर लिए, कैरम बोर्ड खेल लिए, कुछ और खेल लिए, कुछ तो इंडोर गेम का हम उसके स्थान पर आयोजन कर लिए। तो वो क्या है, तो लक्ष्य का हम प्रतिस्थापन कर लिए। अर्थात हम क्रिकेट खेलने वाले थे, लेकिन चूंकि बारिश होने लगी तो हम क्या किए, तो इंडोर गेम का सहारा ले लिए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये हम अब उसके साथ हम समायोजन कर रहे हैं। फिर व्याख्या करके निर्णय लेना। अब व्याख्या करके निर्णय क्या होता है कि जब दो परिस्थितियां आ गई हमारे सामने और दो परिस्थितियों के आने पर हमारे लिए दोनों परिस्थितियों को हम क्या करेंगे, दोनों की हम व्याख्या करेंगे। अब दोनों की व्याख्या करेंगे, दोनों की व्याख्या करने के पश्चात हम अपने मानसिक रूप से ये देखते हैं कि ये चीज हमारे लिए ज्यादा सही है, तो हम उन चीजों को क्या किए, अपना लिए, दूसरों को छोड़ दिए। तो ये अर्थात व्याख्या करने के पश्चात जिस निर्णय पर हम पहुंचते हैं उसको हम व्याख्या करके निर्णय लेना कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या, इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष युक्तियां कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष युक्तियां मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष युक्तियां क्या हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक प्रधान युक्तियां होती हैं, एक गौण युक्तियां होती हैं। एक प्रधान युक्तियां होती हैं, दूसरा गौण युक्तियां होती हैं। तो प्रधान युक्तियों को हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले यौक्तिकीकरण। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा और यहां से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला हो गया यौक्तिकीकरण, इसको हम युक्तिकरण भी बोलते हैं, इसको हम और भी बोलते हैं परिमेयकरण कहते हैं, इसको हम तार्किकीकरण कहते हैं, तार्किकीकरण कहते हैं, स्थापन। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको यौक्तिकीकरण दे देगा, कभी एग्जाम में आपको परिमेयकरण देगा, कभी आपको तार्किकीकरण दे देगा, कभी आपको औचित्य स्थापन दे देगा। ये इसको हम रेशनलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक ही है ये यौक्तिकीकरण, जिसको कि हम परिमेयकरण के नाम से, तार्किकीकरण के नाम से, औचित्य स्थापन के नाम से अलग अलग प्रकार से हम जानते हैं, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये होता क्या है, आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे कि अंगूर खट्टे हैं। अब अंगूर खट्टे हैं का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, अरे ये तो मेरे लिए नहीं है। सपोज मान लीजिए कि आप अंगूर लेने का आपका विचार है, आप रास्ते पर जा रहे थे, आप देखे कि एकदम बहुत सुंदर अंगूर है। अब बहुत सुंदर अंगूर है, आपको लालच आ गई तो आपने पूछा कि भैया अंगूर कैसे देते हैं। उसने कहा कि भैया 150 रुपये देते हैं, 150 रुपये किलो है। अब 150 रुपये किलो आपके पास 150 रुपये है नहीं, आपके पास बहुत कम पैसे हैं क्योंकि आप छात्र हैं। तो आपने कहा कि अच्छा पहले मैं टेस्ट करता हूं और उसके बाद मैं लूँगा। अब आपने 1-2 दाने आपने टेस्ट कर लिया तो आपको तो अच्छा लगा, लेकिन चूंकि आपके जेब में पैसे न होने के कारण आपने कहा ओह बहुत 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 ज़्यादा खट्टा है, हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। आपको अंगूर तो अच्छा लगा, अंगूर खट्टा भी नहीं है, अंगूर बहुत मीठा है, लेकिन चूंकि आपने उस पर बहानेबाजी कर लिया, तो अर्थात वो थोपने की बात हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, यौक्तिकीकरण के नाम से जानते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है दमन। इसको हम रिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब रिप्रेशन क्या है, दमन क्या है? दमन वो वस्तु विषय है जो कि हम किसी भी जानकारी के न होने पर भी, अर्थात उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम उसको, वो चूंकि हमें दबा रहा है, वो मुझे सता रहा है, उसको हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान न होने के बावजूद भी हम उन चीज़ों को भुला देने की कोशिश करते हैं।
तो उसी को हम दमन कहते हैं। अब इसके अलावा आता है आपका समन। इसके अलावा आता है आपका समन। अब समन क्या है? समन में मुख्य रूप से ये सचेतन होता है, आप इसमें बलपूर्वक उसको भुला देने की कोशिश करते हैं, अर्थात आप नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा हो तो आपने उसको भुला देने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप क्या करते थे कि चूंकि आपको दबा रहा है उसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं तो आप भुला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर आप बलपूर्वक, यहां पर लिख लीजिए बलपूर्वक। तो जब आप बलपूर्वक किसी भी चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं, आप उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो समन कहते हैं। तो ये तीनों युक्तियां हो गई। फिर आपका चौथी युक्तियां हैं प्रतिगमन, प्रतिगमन। इसको हम रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब रिग्रेशन क्या है, प्रतिगमन क्या है? अर्थात पीछे की ओर लौट जाना। समझिए इस बात को, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है प्रतिगमन क्या है। प्रति मतलब पीछे और गमन मतलब जाना, मतलब पीछे की ओर चले जाना। पीछे की ओर चले जाना ही क्या है? प्रतिगमन है। अब इसको इस प्रकार से उदाहरण के साथ समझिए। अब मान लीजिए कि कोई एक 30 साल का व्यक्ति है। अब 30 साल का व्यक्ति है और एक घर में छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चे हैं और उसके साथ वो खेलना चाहता है। तो खेलना चाहता है तो वो बच्चा जिस प्रकार से कर रहा है, बच्चा जिस प्रकार से वो क्या कहते हैं, हाथ और पैर के बल पर चल रहा है, उसी प्रकार से वो भी चल रहा है। 30 साल का जो व्यक्ति है वो भी चल रहा है, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, अर्थात वो पीछे जा रहा है। वो समझ रहा है कि हम चूंकि उसके साथ खेलने के लिए ही वो बच्चा बन गया है। तो है तो वो 30 साल का, लेकिन वो अभी इस समय में बच्चे जैसी हरकत कर रहा है। अब जैसे कोई मान लीजिए कि एक बहुत वृद्ध आदमी है, और वृद्ध आदमी अगर मान लीजिए कि वो अगर कुल्फी के लिए रोना चालू कर दें, तो ये क्या है? ये बच्चों जैसी हरकत हो गई। तो बच्चों जैसी हरकत, अरे यार इसको दांत तो है नहीं, और दांत नहीं है तो और कुल्फी के लिए रो रहा है। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं, वो कौन सा युक्ति है? कौन सी युक्ति है? तो प्रतिगमन यह है, अर्थात रिग्रेशन है। फिर 5वां, तो उदात्तीकरण। उदात्तीकरण, इसको शोधन भी कहते हैं, शोधन भी कहते हैं, इसको मार्गंतीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नामों से दिया जाता है। क्वेश्चन में भी अलग अलग नामों से, कई बार उदात्तीकरण दे दिया जाता है, कई बार शोधन दे दिया जाता है, कई बार मार्गंतीकरण दे दिया जाता है। इसको सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो सब्लिमेशन हम किसको कहें, उदात्तीकरण क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन, यौक्तिकीकरण, ये भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये उदात्तीकरण दरअसल क्या है? इसको सबसे अच्छी युक्ति मानी गई है। अब सबसे अच्छी युक्ति मानी गई है, अर्थात हम क्या करते हैं, तो मन में अगर हमारे कोई गलत भावना आ रही है, गलत विचार आ रहा है, हम उस मन की भावनाओं, गलत भावनाओं को हम अच्छी भावना में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, या गलत व्यवहार जब हमारे साथ हो रहा है, गलत व्यवहार जब हमारे द्वारा किया जा रहा है, उसको हम अच्छे व्यवहार में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंगुलीमाल डाकू है, अंगुलीमाल डाकू था, और अंगुलीमाल डाकू को वाल्मीकि जी के द्वारा उपदेश दिया गया, या फिर उनको जो भी किया गया, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो उनके क्या कहने से, अभिप्रेरित करने से वो क्या हो गया, तो वो साधु बन गया। अर्थात एक डाकू दूसरे साधु बन जाता है, अर्थात गलत से वो सीधा कहाँ पर चला गया, तो अच्छी प्रवृत्तियों में चला गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उदात्तीकरण कहते हैं। परिशोधन के नाम से, शोधन या परिशोधन भी कहते हैं इसको, मार्गंतीकरण भी कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल में, कोई संस्था में, अब बहुत बदमाश बच्चा है, वो बहुत बदमाश बच्चा है, एकदम ना खुद पढ़ता है ना किसी को पढ़ने देता है। तो अब मैंने क्या किया कि इसको देखा कि ये तो पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, ये ना तो खुद पढ़ रहा है, ना ये दूसरों को पढ़ने दे रहा है। अब हमने क्या किया कि हम उसको एक बार क्रिकेट खिलाए। अब क्रिकेट खिलाए तो थोड़ा बहुत उसका देखा कि ये अच्छा खेल सकता है। अब हम उसको ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है वो जो फिजिकल टीचर थे उनके माध्यम से क्रिकेट में उनको देने लगा। अब कुछ दिनों के बाद देखे कि वो क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है।
तो अब हम उसको जो गलत जहां पर उसका हो रहा था, क्लास में जो डिस्टरबेंस कर रहा था, हम उसको सही स्थान पर, अर्थात सही स्थान पर जब हम कन्वर्ट कर दिए, वही क्या है, तो उदात्तीकरण है। फिर पांचवा क्या है, छठा क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण। अब प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, जिसको हम रिएक्शन फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, तो मन में कुछ चलना और मतलब करना, व्यवहार में कुछ और होना। जैसे मन में किसी के लिए हमें क्रोध है, उससे हम हंस हंस के बातें कर रहे हैं, अर्थात बनावटीपन, जिसको हम कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुख में राम बगल में छुरी, अर्थात मुख में राम है, अर्थात राम का नाम भक्ति से ही युक्त है, लेकिन बगल में छुरी, अगर मौका मिले तो उसको छुरा भी घोंप दें। अर्थात जब हम एक नेता, खास करके ये नेताओं पर बहुत सारा होता है कि नेता खास करके जब भाषण दे रहे होते हैं तो वो कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार का अंत करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब वो नेता बन जाते हैं तो वो क्या होता है कि वही नेता सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रकार से कि मतलब मन में हमारा कुछ चल रहा है, व्यवहार में हमारा कुछ चल रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रतिक्रिया निर्माण में आता है, जिसको कि हम प्रतिक्रिया निर्माण के नाम से जानते हैं। हालांकि बहुत सारा है, इसको हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम यहीं तक सीमित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने बहुत ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से आप पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।